हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों को प्री बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विज्ञान का पेपर बताने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा ही आपको प्री बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेगा। ये 2025 का पेपर है जो कि विषय विज्ञान यानी विज्ञान का पेपर है। प्री बोर्ड परीक्षा वाले बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कक्षा 10 वालों के लिए। इसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा, हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताऊंगा, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, कैसे आपको OMR सीट में भरना, अगर आपको OMR सीट में भरना भी नहीं आता तो उसको भी बताऊंगा कि कैसे आप OMR सीट को भर सकते हैं। ये बिल्कुल वायरल पेपर है और ये प्री बोर्ड परीक्षा के लिए ही नहीं बल्कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षा जो कि आपका बोर्ड परीक्षा होने वाला है 2025 में, उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो ये वीडियो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, इसमें दो खंड होते हैं। देखिए, खंड आ होता है बहुविकल्पीय प्रश्न, खंड बा होता है आपके 50 नंबर रिटर्न। लेकिन खंड बा में भी 3 खंड होते हैं, उपखंड का, उपखंड खा, उपखंड का, ये सारी चीजें होती है। तो ये सब बेसिक चीजें, इससे आपको कोई मतलब नहीं, वहां पर लिखा रहेगा, कॉपी में वही चीजें लिख देनी है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, नो बकवास। नोट सभी प्रश्नों के उत्तर दें। बहुविकल्पीय प्रश्न, पहला प्रश्न दिया है, एक प्रक्रिया जिसमें वसायुक्त सामग्री खराब होने लगती है। तो पहली है संक्षारण, दूसरा है विकृत गंधिता, तीसरा है अपचयन, चौथा उपरोक्त सभी। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि वसायुक्त जो सामग्री होती है खराब होती है वो विकृत गंधिता, यानी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, विकृत गंधिता। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे बात करते हैं, दूसरा है जल में घुलनशील क्षारक को कहते हैं। देखिए, जल में घुलनशील क्षारों को क्या कहते हैं? तो जो जल में घुलनशील क्षारक है तो क्षारक ही कहेंगे, क्षार ही कहेंगे ना। तो अम्ल नहीं, लवण नहीं, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, क्षार। यानी जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे आपका है कि एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र है। एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र क्या है? तो पहला आपका एल्कीन श्रेणी का है, पहला दिया है CN2N, दूसरा CN2N+2, CN2N-2। तो देखिए, जो आपका होता है CNH2N, ये आपका होता है, ये CNH2N, ये आपका होता है एल्केन। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ दिख रहा। ये आपका होता है एल्केन। क्या होता है? एल्केन होता है। और ये आपका एल्काइन होता है, एल्काइन होता है। और ये आपका एल्कीन होता है, एल्कीन। समझ में आ गया फिर बच्चों? पहला आपका CNHN, एक तो बिल्कुल रॉन्ग है, ऐसा नहीं होता। पहला आपका CNH2N+2 एल्केन होता है, CNH2N एल्कीन होता है, CNH2N-2 एल्काइन होता है। तो देखिए, इसमें पूछा एल्काइन, एल्कीन श्रेणी का सामान्य सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगर यहीं पर कुछ आपको पूछ लेता कि एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र, तो एल्केन श्रेणी का सामान्य सूत्र ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। और यहीं कहीं पर पूछ लेता एल्काइन श्रेणी का सामान्य सूत्र, तो ये ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, CNH2N-2 होता है। समझ में आया? एल्केन देखिए ऐसे आप समझिए, सटा के हटा के घटा के, सटा के 2 सटेगा, हटा के 2 हट जाएगा, घटा के 2 घट जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा एल्केन, एल्कीन, एल्काइन क्या होता है। ठीक, आगे बात करते हैं। अगला आपका चौथा, गन्ने का रस का एथेनॉल में परिवर्तन होने की विधि को कहते हैं। अगर गन्ने का रस है, अगर वो एथेनॉल क्या होता है? अल्कोहल, यानी C2H5OH, जिसको बोलते हैं एथेनॉल। इसका जो सामान्य भाषा में लोग कहते हैं अल्कोहल। ठीक, तो ये जो होता है गन्ने का रस किस परिवर्तन, किस विधि के कारण होता है ये एथेनॉल बनता है? तो संकलन, दहन, किण्वन, एसिटीकरण। तो देखिए, किण्वन विधि द्वारा जो होता है गन्ने के रस से आपका जो अल्कोहल का निर्माण होता है। आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि अल्कोहल का निर्माण कैसे होता है। ठीक, किण्वन विधि द्वारा। 5वें नंबर का प्रश्न है, एक्वारेजिया में HCl तथा HNO3 का अनुपात होता है। देखिए, एक्वारेजिया में HCl तथा HNO3 का अनुपात होता है। पहला दिया है 1:3, दूसरा दिया है 1:2, तीसरा दिया है 2:1 और चौथा आपका दिया है 3:1। तो प्यारे बच्चों देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो आपका है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो एक्वारेजिया HCl तथा HNO3 का अनुपात होता है वो 3:1 यानी 3:1 होता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर का प्रश्न है कि साबुन के एक अणु के सिरके का जल में विलय होने को कहते हैं जल विरागी, जलरागी, मिसेल या डिटर्जेंट। तो देखिए, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मिसेल। क्या हो जाएगा? मिसेल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-8-5 वाले तत्व का नाम है। तो 2-8-5 वाले तत्व का नाम, पहला आपका दिया फास्फोरस,
दूसरा दिया है सोडियम, तीसरा दिया है एल्युमिनियम, चौथा दिया है सल्फर। तो देखिए मैं बता दूं, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका कितना होता है प्यारे बच्चों, 11 होता है। कितना होता है, 11 होता है। एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो आपका 13 होता है और सल्फर का परमाणु क्रमांक 16 होता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा है, देखिए यहाँ पर बताया सोडियम का 11, एल्युमिनियम का 13, सल्फर का फास्फोरस का 15 और सल्फर का 16। 2 और 8 10 और 5 15 यानी फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 5 होता है। अतः ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, फास्फोरस। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। देखिए मैं बता दूं, अगर आप लोग इस पेपर का पीडीएफ चाहते हैं या किसी भी पेपर का पीडीएफ चाहते हैं, हैंड रिटन नोट्स चाहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब करने के बाद में आपको जाना है अनमोल एकेडमी 33 टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर आप सभी लोगों को क्लास 10th का हो या 12th का हो, हिंदी का पेपर, इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, SST का, संस्कृत का, अर्थात सभी विषय का फ्री में हैंड रिटन नोट्स दिए जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाते हैं, MCQ दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाते हैं। इतने सारे चीज़ें दी जाती है। अगर आपको बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड, जैसे आपको MR सीट भरना नहीं आता है, आपको प्रवेश पत्र में दिक्कतें हो जाती, कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी लोगों को जहां तक 100% है कि समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक, ये रहा आपका 7 MCQ कंप्लीट हो गए। टोटल 20 MCQ होते हैं। 20 MCQ को आपको OMR सीट उत्तर पत्रिका में आपको भरना रहता है। समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 8वां कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन के कितने अणु बनते हैं। जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, जो आप लोग पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 में ही है, तो उसमें पूछा है कि ऑक्सीजन के कितने अणु बनते हैं। 2 अणु बनते हैं कि 4 अणु बनते हैं कि 6 अणु बनते हैं कि 12 अणु बनते हैं। तो प्यारे बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 अणु बनते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी ऑक्सीजन 6 CO2 नहीं, तो वही आपका 6 बनता है। दंत चिकित्सक द्वारा, अब यहाँ पर देखिए आपका आ गया क्या, फिजिक्स का चीजें आ गई। दंत चिकित्सक द्वारा किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो दंत चिकित्सक जो डॉक्टर होते हैं, दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। पहला दिया है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, या आपका समतल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। दंत चिकित्सक जो होते हैं अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। आगे बात करते हैं 10वें नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से एक लिंगी पुष्प का उदाहरण है। एक लिंगी पुष्प का उदाहरण क्या है। पहला आपका पपीता, दूसरा आपका गुड़हल, तीसरा आपका सरसों और चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों देखिए इसमें जो होता है एक लिंगी पुष्प जो होता है वो पपीता का होता है। किसका होता है, पपीता एक लिंगी पुष्प है। 11 नंबर का प्रश्न है कि इनमें से किसी माध्यम या कोई भी पदार्थ हो सकता है। अब माध्यम का मतलब कोई भी माध्यम ले सकते, कोई भी पदार्थ ले सकते हैं, का अपवर्तनांक जल से कम होता है। किस माध्यम का अपवर्तनांक जल से कम होता है या किस पदार्थ का अपवर्तनांक जल से कम होता है। तो हीरा का, या एल्कोहल का, या बर्फ का, या केरोसिन का। तो देखिए जो जल से कम अपवर्तनांक वाला होता है वो आपका होता है, वो आपका क्या होता है। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। हाँ ठीक, अगर नहीं आता तो मैं तो बता ही दूंगा, बट आप लोग बताइएगा कि किसका अपवर्तनांक जल से कम होता है। कुछ आप लोग भी बताइए। अगर नहीं बताते, ऐसा नहीं कि हम बताएंगे, बिल्कुल बताएंगे, लेकिन आप लोग बताइए, क्योंकि ये थोड़ा टफ है। टफ तो कुछ नहीं है, बट थोड़ा अगर आप लोग जिसने भी गहराई से पढ़ा होगा वो समझ जाएगा और आज भी जाएगा। आगे बात करते हैं 12वां नंबर का प्रश्न कि श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन किस रंग का होता है। श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से टकराता है तो कितने भागों में विक्षेपित होता है, 7 विबगयोर में विक्षेपित हो जाता है। तो देखिएगा जो आपका होता है विबगयोर वायलेट होता है, इंडिगो ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। तो देखिए जो इसका सही है, पहला क्या है लाल, दूसरा नीला, तीसरा हरा और चौथा क्या है पीला। तो विबगयोर नीचे क्या होता है, सबसे नीचे क्या होता है, यहाँ आपने पढ़ा ना विबगयोर सबसे नीचे क्या होता है, रेड होता है, लाल होता है। श्वेत प्रकाश का प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलन किस रंग का होता है, लाल का होता है। नीले का सबसे अधिक और लाल का सबसे कम। आगे बात करते हैं, अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न। निम्न में से सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक है, सबसे अच्छा जो विद्युत का सुचालक वो कौन सा है। तो देखिएगा पहला आपका है Fe जिसको बोलते हैं फेरिक,
उसके बाद में अगला आपका है Hg, मरकरी, कापर या Ag। तो देखिए सबसे अच्छा विद्युत का सुचालक में क्या होता है, जिसमें धारा का प्रवाह होता है, तो Ag चालक, कुचालक, सुचालक नहीं, जिसमें प्रवाह नहीं होता। अरे भाई साहब, सबसे ज्यादा लोहा में होता है, मरकरी में, कापर में भी होता है, बट क्या होता है Ag में जो होता है धारा का प्रवाह, करंट का प्रवाह, इलेक्ट्रॉन नहीं बहता, मतलब धारा का प्रवाह नहीं होता। इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, Ag। आगे बात करते हैं 14 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से प्रतिरोधकता को किससे लिखते हैं, रो से। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है तो ओम है, पहला आपका ओम है, दूसरा ओम मीटर है, तीसरा एम्पियर है, चौथा आपका वोल्ट है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ओम मीटर। आगे बात करते हैं 15 नंबर का प्रश्न है कि परिपथ में धारा की उपस्थिति की सूचना देने वाला यंत्र है। परिपथ में धारा जाता है तो उसकी उपस्थिति, जैसे कोई चीज होता है, जैसे आप कहीं पर जाते हैं तो वहां पर जब कोई जाता है तो उसकी उपस्थिति का सूचना उसके गार्ड देते हैं, हाँ ये लोग आए हैं। तो वही उसी प्रकार है, जब परिपथ में जो कोई परिपथ बना हुआ, जब उसमें धारा जाता है तो उसका सूचना देने वाला यंत्र है, कौन सा यंत्र है, तो पहला है वोल्ट मीटर, प्रतिरोध एमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो जो ये आपका जी लगा होता है यही होता है, ये तो होता है जो आपको बताता है कि इसमें धारा का प्रवाह हुआ, मतलब धारा आ रहा है। 16 नंबर का प्रश्न है निम्न में से पवनों का देश किसे कहते हैं, तो पहला है डेनमार्क को, दूसरा आपका है फ्रांस, तीसरा है स्वीडन और चौथा है इंग्लैंड। तो देखिए प्यारे बच्चों, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डेनमार्क, पवनों का देश कहा जाता है। 17 नंबर का ऑप्शन देख लेते हैं। 17 नंबर का ऑप्शन है कि ओजोन परत वायुमंडल के किस परत में पाया जाता है, पहला आपका समताप मंडल, दूसरा आपका क्षोभ मंडल। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, समताप मंडल में वायुमंडल के परत पाए जाते हैं। आई होप इतना आपका क्लियर हो गया होगा। आगे विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक यूनिट समतुल्य है, पहला वाट घंटा, किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का व्यापक मात्रक जो होता है वो होता है किलोवाट घंटा। आगे बात करते हैं 19वें नंबर का प्रश्न है निम्न में से ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है, SO2, CO2, NO2 या CO। फिर बच्चों इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। 20 नंबर का प्रश्न है वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर होता है। जो वास्तविक सूर्यास्त होता है, जो आभासी सूर्यास्त होता है, दोनों के बीच का अंतर 1 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट, 2.5 मिनट। फिर बच्चों इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 2 मिनट। क्या हो जाएगा, 2 मिनट। अब देखिए आता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपका होता है 1 नंबर। देखिए इसमें क्या है, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चन हैं, जो कि आपका 5 क्वेश्चन दिए गए, 2-2 नंबर का है। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, नौसदर का रासायनिक नियम एवं बनाने की विधि रासायनिक गुण सहित लिखिए। अगला आपका है, ये आपका 2 नंबर का समझिएगा। आगे आपका है यौगिक CH3CHO, ये आपका क्या एल्डिहाइड है, का IPSC नाम तथा सामान्य सूत्र लिखिए। IPSC नाम तथा सामान्य सूत्र, सामान्य नेम लिखिए। अगला आपका ये भी आपका 2 नंबर का है, एनोडर्जिंग या एनोडीकरण प्रक्रिया का उदाहरण सहित समझाइए। अगला आपका है ये आपका फिजिक्स का है, 2 कूलाम के आवेश के लिए कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, जहां पर 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है, तो 2 कूलाम आवेश के लिए गुणा भाग कर देंगे, आ जाएगा, प्रवाहित होंगे। अगला 25वां नंबर का प्रश्न, फ्लेमिंग के दक्षिण हस्त का नियम लिखिए। बहुत आसान है, दक्षिण अंगूठा धारा की दिशा। 26 नंबर का प्रश्न, 26 का कहा, ये आपका देखिए 2-2 नंबर, 4-4 नंबर, एक प्रश्न 4 नंबर के। लिथियम तथा मैग्नीशियम के विकर्ण संबंध को समझाइए। खा आपका निस्तारण तथा भर्जन में अंतर लिखिए। ये आपका 2 नंबर का, ये आपका 2 नंबर का है। 27 नंबर का प्रश्न है कि 3 प्रतिरोध 3 ओम, 4 ओम तथा 6 ओम, इनमें 29 वोल्ट की बैटरी से जोड़े जाने पर प्रतिरोध का धारा का मान ज्ञात कीजिए यदि प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको आप R1 मान लेंगे, इसको आप R2 मान लेंगे, इसको आप R3 मान लेंगे। इन तीनों को सबसे पहले क्या बोला, श्रेणी क्रम में जोड़ लेंगे। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है R = R1 + R2 R3। तो 3 4 7 और 6 13 39 वोल्ट दिया। बी का मान क्या दिया है, 39। आपने पढ़ा है B = IR, I निकालना तो B/R 39/13 दिया, 13 दिया 39। धारा का मान कितना आ गया, 3, 13 3 39 ओम।
39 एम्पियर। ये आ गया। आप प्रतिरोधों को समांतर क्रम में अब क्या करेंगे, 1/R1 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, यहाँ से तुल्य प्रतिरोध का मान निकाल लेंगे। फिर उसके बाद में प्रतिरोध निकल गया, वोल्ट दिया है, फिर उसके बाद में आप धारा का मान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 28 नंबर का प्रश्न है कि एक विद्युत मोटर की सामर्थ्य 500 अश्व शक्ति है, इसे प्रतिदिन 7 घंटे की दर से 1 सप्ताह तक प्रयोग लाने में कितनी जूल ऊर्जा व्यय होगी। यहाँ पर 4 नंबर का है। 29 निकट दृष्टि दोष से क्या किसे कहते हैं, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूरी बिंदु के सामने 40 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो इस दोष को दूर करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रतिकृति ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का। 30वां नंबर का प्रश्न है रेडॉक्स अपक्रिया से क्या किसे कहते हैं, ये आपको रेडॉक्स अपक्रिया बताना है। रेडॉक्स क्या होता है, अपचयन उपचयन जिसमें दोनों ऑक्सीजन का जुड़ना भी हो और हाइड्रोजन का भी जुड़ना हो, मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना, दोनों चीजें हो रही है। तो यहाँ पर कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है, हाइड्रोजन, और यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर से हाइड्रोजन निकल रहा है, कॉपर से ऑक्सीजन निकल रहा है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है। तो ये आपका ऑक्सीकरण तथा मतलब अपचयन तथा उपचयन की दोनों की क्रिया, अर्थात ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों है। 31वां नंबर का प्रश्न है उदासीनीकरण। ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना, अपचयन में होता है हाइड्रोजन का, ऑक्सीकरण में होता है ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन में होता है हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। 31वें का कहा है कि उदासीनीकरण अपक्रिया को उदाहरण देकर समझाइए, इसको दो रासायनिक समीकरण दिखिए। अम्ल क्षार का जब भाई संयोग करेंगे तो हमें उदासीनीकरण अपक्रिया प्राप्त होगी। परिवर्तन के कारण दंत क्षय को समझाइए। 32वें नंबर का प्रश्न है कायिक जनन किसे कहते हैं, कृत्रिम कायिक जनन की प्रमुख विधियों को सचित्र वर्णन कीजिए। 7 नंबर में है अथवा करके। देखिए फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और आपका बायोलॉजी का तीनों क्वेश्चन आपके 7-7 नंबर के पूछ जाते हैं, अथवा करके भी रहता है। ये आपको हो गया। अथवा प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसके सिद्धांत एवं कार्यविधि सचित्र वर्णन कीजिए। 23वां नंबर एसिटिक अम्लों को कैसे प्राप्त करेंगे, आवश्यक समीकरण देते हुए एसिटीकरण अपक्रिया में एसिटिक अम्ल की उपयोगिता को रासायनिक समीकरण देकर बताइए। अथवा करके मानव में पोषण की प्रक्रिया के विभिन्न चरणों को नामांकित चित्र की सहायता से व्याख्या कीजिए। ये आपका पूरा पेपर है। पीडीएफ चाहिए तो जो मैंने बताया वैसा आप लोग करेंगे, पीडीएफ मिल जाएगा। आई होप वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना और शेयर भी कर देना। चैनल पर पहले चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।